नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। सीएम बनने के बाद वो पहली बार रामलला के दर्शन करेंगे। उद्धव से पहले शिव सैनिकों की स्पेशल ट्रेन अयोध्या पहुंच चुकी है, लेकिन संत समाज और हिंदू महासभा उद्धव के अयोध्या दौरे का विरोध कर रही है। महाराष्ट्र से शिव सैनिकों की ट्रेन जैसे ही अयोध्या पहुंची तो रेलवे स्टेशन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। रेलवे स्टेशन पर शिव सैनिकों का फूलों और ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत हुआ। करीब 2000 शिव सैनिकों के साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और विधायक भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का स्वागत करेंगे। मुंबई से चलकर अयोध्या में पहुंचे हैं राम भक्त शिव सैनिक, और ये जो प्रोग्राम रखा गया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में पालघर से यहाँ पे महाराष्ट्र से, मुंबई से, वारा से सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं। हमारा नारा है जय भारत। दोपहर 2 बजे उद्धव पंचशील होटल में पत्रकारों से मुखातिब होंगे। शाम करीब 4:30 बजे उद्धव परिवार समेत रामलला के दर्शन करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से उद्धव ठाकरे का सरयू आरती का सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। उद्धव के दौरे का संत समाज के साथ ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी विरोध कर रही है। हिंदू महासभा ने ऐलान कर दिया है कि उद्धव को होटल में बंधक बनाएंगे और काले झंडे दिखाएंगे, जिससे जिला प्रशासन भी सतर्क है। ये लोग महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के साथ उद्धव के सरकार बनाने से नाराज हैं। विरोध का जो कारण है, इन्होंने ये हिंदुत्व के मुद्दे से बिल्कुल भटक चुके हैं। जो कांग्रेस और एनसीपी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि राम एक काल्पनिक हैं, राम का कोई अस्तित्व नहीं। उन्हीं पार्टियों की सत्ता के लिए इन्होंने समर्थन लेके आज कुर्सी पे बैठे हैं, इसलिए मेरा इनसे विरोध है। इससे पहले उद्धव ठाकरे 24 नवंबर 2018 को अयोध्या आए थे। अयोध्या से केबी शुक्ला के साथ निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। राजीव और निमिष हमारे दोनों सहयोगी अयोध्या से जुड़ रहे हैं, बातचीत उनसे करते हैं। राजीव, अब क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल ये दौरा हो जाता है, सबसे पहले तैयारियां किस तरह की गई हैं वो बताइएगा, फिर विरोध पर भी बातचीत करेंगे। देखिए, शिवसेना का अयोध्या और राम मंदिर से एक पुराना नाता रहा है और यही कारण है कि समय समय पर उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचते रहे हैं। वहां उन्होंने रामलला का दर्शन किया है और ये मांग करते रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया गया है। और यही कारण है कि अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आज उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी स्मिता ठाकरे व बेटे आदित्य ठाकरे के साथ पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां उनकी कैबिनेट पहले ही अयोध्या पहुंच चुकी है। वहीं अब से कुछ देर बाद उद्धव ठाकरे व उनका पूरा परिवार अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और फिर बाई कार वो अयोध्या के लिए रवाना होगा। कुल मिलाकर कर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने पहले भी जब लोकसभा चुनाव में उद्धव शिवसेना को एक बड़ी जीत मिली थी, 18 सांसद जीते थे, उस वक्त भी वे अपने समस्त सांसदों के साथ अयोध्या पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं शिवसेना जो अपना संबंध है वो अयोध्या और रामलला से लगातार जोड़े रहना चाहती है, हिंदुत्व से जोड़े रहना चाहती है, और यही कारण है कि लगातार वो अयोध्या के दौरे कर रहे हैं। आज भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। राम मंदिर निर्माण में सहभागिता और भागीदारी को लेकर ये ऐलान किया जा सकता है। आपके पास आती हूं, निमेश भी हमारे साथ है। निमेश, अव्वल तो ये कि जो एक हिंदुत्व वाली खास तौर से हिंदू नेता की छवि उसे कैश करना, और पहले भी स्पेशली बीजेपी पर उद्धव ठाकरे दबाव बनाते रहे राम मंदिर को लेकर। फैसला आ गया है, अब सरकार भले ही उन्होंने किसी के साथ बनाई, लेकिन ये विरोध किस तरह से देखा जाए और विरोध को लेकर जो तैयारियां हो रही है वो बताइएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो अपने सियासी मुनाफे के हिसाब से मिजाज बदलते रहे हैं। जी जीनत, बिल्कुल। अगर आपको बताएं तो जो शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन है उसी को लेकर यहाँ पर संत समाज का एक तबका और हिंदू महासभा दोनों नाराज हैं। बाकी रही बात जो जैसा आपने कहा कि हिंदुत्व नेता, हिंदू कट्टर हिंदुवादी नेता की छवि वो अपनी बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए लगातार वो राम मंदिर
से जुड़े हुए हैं। बीच में उन्होंने जब विजय हासिल की थी 18 सांसदों के साथ अयोध्या आए थे, उससे पहले भी लगातार वो राम बाबरी विध्वंस मामले पर भी अपने आप को सहभागिता बताते रहे हैं कि शिवसेना का इसमें प्रमुख हाथ था। और आज फिर एक अयोध्या दौरा जो परिवार के साथ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर से वो अपने आप को, खुद को, स्वयं को जोड़े रखना चाहते हैं, शिवसेना को जोड़े रखना चाहते हैं। ये उनका राजनीतिक लाभ हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो राजनीतिक समीकरण बने और बिगड़े महाराष्ट्र में, उसके बाद कुछ लोगों में नाराजगी है। जो हिंदुत्व के लोग, जिनकी पहली पसंद थी शिवसेना, उसको लेकर शिवसेना का अयोध्या से, जैसे संत समाज के लोग, हिंदू महासभा, ये कांग्रेस गठबंधन पर सवाल उठा रहा है। इसको लेकर आज विरोध का आंदोलन है, ऐलान किया था। अभी फिलहाल परमहंस जी हैं तपस्वी छावनी के, उन्होंने बीच में कहा था कि हम काला झंडा दिखाएंगे, और आज उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। लेकिन अब जो गतिविधियां हैं, जो सुरक्षा के मानक है, वो भी बहुत कायदे से किए गए हैं। बड़ी संख्या में अपडेट्स आप दोनों से लेते रहेंगे। तो ये दौरा बेहद ही हाई प्रोफाइल, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार, उससे पहले जब आते थे तो बीजेपी को स्पेशली कटघरे में खड़ा करते थे राम मंदिर को लेकर, और जो एक हार्डकोर हिंदू लीडर वाली जो छवि है कुल मिलाकर उसे भी बरकरार रखना। लेकिन जिस तरह से सत्ता हासिल हुई महाराष्ट्र में, उसके बाद थोड़ा सा फर्क पड़ा, और ये विरोध शायद उसी की वजह से है। तो अयोध्या में उद्धव ठाकरे 4:05 पर रामलला के दर्शन के लिए निकलेंगे। बाबरी विध्वंस मामला फैसले की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इस मामले में गवाही पूरी हो चुकी है। सभी आरोपियों को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने आज अपने बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने आज सभी आरोपियों को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा समेत 49 लोगों को आज अपने बयान दर्ज कराने हैं। इससे पहले शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की गवाही खत्म हो गई। इस मामले में सीबीआई ने जिन 49 लोगों को आरोपी बनाया था, उनमें 16 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक मामले में 294 गवाहों के बयान सीबीआई दर्ज करवा चुकी है। बाबरी विध्वंस केस में 31 मई 2017 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। इस घटना से जुड़े केस नंबर 198 में पुलिस अधिकारी गंगा तिवारी ने 8 लोगों के खिलाफ राम कथा कुंज सभा मंच से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ धार्मिक उन्माद भड़काने वाला भाषण देकर बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरवाने का मुकदमा दर्ज कराया था। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद वहां एक नया अस्थायी मंदिर बना दिया गया था, जिसके बाद बीजेपी, वीएचपी, शिवसेना नेताओं और हजारों कार सेवकों पर केस दर्ज किए गए थे। 6 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष काला दिवस तो कार सेवक शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। ऋषभ हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, जिस तरह से राम मंदिर विवाद सुलझ गया, इस पर भी बहुत ज्यादा नजरें हैं, तो महत्वपूर्ण दिन माना जाए आज? जी हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आ चुका है। जो भूमि विवाद था वहां पर वो निपट चुका है, लेकिन ये जो आपराधिक मामला था, विवादित परिसर या बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने का, उसमें एक अहम पड़ाव पूरा हो चुका है। कल जो प्रोसिक्यूशन पक्ष है, जो अभियोजन पक्ष है, उनकी गवाही पूरी हो गई है। आखिरी गवाह सीबीआई के रिटायर्ड अधिकारी एम नारायणन थे, उनकी गवाही कल पूरी हो चुकी है और आज से ही प्रक्रिया शुरू हो गई है सीआरपीसी 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज करने की। अभी जो मेरी बात हुई है, मैं सीबीआई ने, उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि आज किसी आरोपी के बयान तो दर्ज नहीं होंगे, लेकिन हम सीआरपीसी 313 के तहत आरोपियों के लिए सवाल बनाने की प्रक्रिया आज से शुरू कर रहे हैं। करीब 33 आरोपी हैं इस मामले में, जिनकी गवाही। बहुत शुक्रिया ऋषभ, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। लखनऊ में पान मसाला कारोबारी के कर्मचारी की हत्या और लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने बसपा के पूर्व सांसद दाऊद के भतीजे साजिद को मुंबई के धारावी से उसके साथी कादिर के साथ गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या के आरोप में 3 अन्य लोग भी पकड़े गए हैं। आरोपियों के पास से लूटे गए 43.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। आरोपियों में अंबेडकर नगर निवासी अतीक को भी गिरफ्तार किया गया। 20 फरवरी को हुई वारदात का मास्टरमाइंड साजिद बताया जा रहा है। ऋषभ हमारे सहयोगी इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। ऋषभ, पूरी खबर बताइएगा। जी ना, देखिए, 20 फरवरी को ये लूट और हत्याकांड हुआ था। चौक इलाका है लखनऊ का। सनसनीखेज दिन दहाड़े एक पान मसाला कारोबारी के ऑफिस में घुसते उनके कर्मचारी की हत्या की गई थी। करीब 50 लाख की ये लूट हुई थी। ये पुलिस कमिश्नर के लिए बड़ा चैलेंज था, लेकिन इसको बहुत ही सुगमता के साथ सुलझाया गया है। मुंबई धारावी से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। साथ ही बसपा के पूर्व सांसद दाऊद थे, उनके
भतीजे साजिद को गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने लुटेरों बदमाशों को अपने आप बना ली थी। आरोपियों की बाइक भी उन्हीं के आवाज से बरामद हुई है। हालांकि 2 आरोपी अभी भी इस मामले में फरार चल रहे हैं। लखनऊ के लिहाज से ये बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक इतनी बड़ी बरामदगी कभी नहीं हुई थी। इन आरोपियों से 44 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इसलिए खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सनसनीखेज लूट और हत्या की कमिश्नरी के ऊपर सवालिया निशान भी था, जिसको एक अच्छा वर्कआउट अब माना जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ा खुलासा करते हुए जो है स्टेप्स उठाए गए हैं। तो 43.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पीएफ घोटाले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उन पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप भी हैं। पीसीएल के पीएफ घोटाले मामले में सीबीआई ने हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की है। करीब 2200 करोड़ के घोटाले में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है। इस घोटाले में शामिल यूपी पीसीएल के पूर्व वित्त निदेशक सुधांशु द्विवेदी, सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता, पूर्व एमडी एपी मिश्रा, डीएचएफएल के क्षेत्रीय प्रबंधक अमित प्रकाश और एसएमसी के अधिकारी समेत 17 लोग शामिल हैं। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468 और 471 के जुर्म में एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल कंपनी के पूर्व एमडी एपी मिश्रा के खिलाफ जांच में ईओडब्ल्यू का आरोप है कि उन्होंने यूपी पीसीएल के पूर्व वित्त निदेशक सुधांशु द्विवेदी और कर्मचारियों ने ट्रस्ट के पूर्व सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता के साथ मिलकर कर्मचारियों की भविष्य निधि के पैसे में घोटाला कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रजनीश दुबे का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है। पहले 5 मेडिकल कॉलेजों में निजी कंपनी के लिए टेंडर की पैरवी, अब नियमों को दरकिनार कर नियुक्ति के मामले में रजनीश दुबे चर्चा में है। मामला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के अस्थायी संकाय सदस्यों को स्थायी करने का है। जीबीएम की बैठक बुलाकर 4 डॉक्टरों को हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए उनके नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। इनमें कार्डियोलॉजी के अस्थायी डॉक्टर नवीन जामवाल, न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर कुलदीप यादव, रेडियोलॉजी के सिस तुषांत कुमार और यूरोलॉजी के डॉक्टर संजीत कुमार शामिल हैं। अब इस मामले पर आरएमएल के निदेशक ने पल्ला झाड़ लिया है। वैसे सूत्रों की माने तो इस मामले में इन चारों की नियुक्ति में मोटी रकम भी वसूली गई है। अब इस मामले में याचिकाकर्ता दोबारा हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये गवर्निंग बॉडी से पूछा जाए, ये शासन से पूछा जाए। नियुक्ति पत्र आपने निर्गत किया है? हाँ, जब शासन से आएगा तो करना पड़ेगा। सर, इसमें बाकायदा बात की जा रही है कि ये बहुत तरीके से नियुक्तियां नियम विरुद्ध हैं। सर, इसमें डीजीएमई की जांच है, उसके बावजूद कैसे किया गया? अभी तो किसी कहने कोई रोक दबाव में थे क्या प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे? नहीं, कोई दबाव नहीं, जो वहाँ से ऑर्डर आया वो कर दिया गया। पूरी तरीके से नियम विरुद्ध है सर। बाहरी लोगों को ला करके यहाँ पर किया गया, तो क्या ये मान ले कि नियम विरुद्ध नियुक्तियों को आप लोग जो है सर यहाँ पर संरक्षण दे रहे हैं? कोई टिप्पणी नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़े हुए। प्रशांत, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे ये कहा जा रहा था, ये पूरा विवाद है क्या? जी, अगर बात करें तो नियम विरुद्ध ये पूरी तरीके से नियुक्ति की गई है। अस्थायी नियुक्तियां थी, ये प्रोफेसर नुजरत हुसैन के द्वारा की गई नियुक्तियां थी। डाउनग्रेड करके इन पदों का सृजन किया गया था और उसके बाद में इसको अस्थायी नियुक्तियों को संविदा पर नियुक्तियां थी और उसके बाद में इसे जो स्थायी करने की पूरी कवायद की जा रही थी। बीच में याचिकाकर्ता कोर्ट से आदेश लिया, उसके बाद डीजीएमई जांच बैठी। डीजीएमई जांच में स्पष्ट रूप से कहा गया, ना इनका विज्ञापन जारी हुआ, सारे नियमों को दरकिनार किया गया और जो अर्हताएं पूर्ण होनी चाहिए थी वो अर्हताएं भी पूर्ण नहीं थी। ऐसे में जहां पर कार्डियोलॉजी के नवीन जामवाल की बात करें, उनके द्वारा जो है इस पे प्रेशर क्रिएट करते हुए और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे के द्वारा मुख्य भूमिका इसमें निभाते हुए जो है नियुक्तियों को स्थायी करने की पूरी कवायद की गई। अगर पूर्व में बात करें तो इसमें पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद पांडे जी के द्वारा भी स्पष्ट लिख दिया गया था, टिप्पणी की गई थी फाइल में कि अभी जब तक न्यायालय में मामला लंबित, इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन रजनीश दुबे के द्वारा, अगर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि उनके द्वारा जो है मोटी रकम वसूल करने के बाद में उसके बाद में जो है उनको स्थायी करने की पूरी कवायद कर दी गई है, नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया गया है। मामला न्यायालय में है, उसके पश्चात भी जो है किसी भी तरीके से जो है इसमें कोई कवायद नहीं की गई और स्वयं जो डायरेक्टर की आप बात सुनिए, नो कमेंट्स करके उन्होंने सारे मामले से पल्ला झाड़ लिया और स्पष्ट कर दिया है कि शासन से अगर कोई आदेश आएगा तो उसका पालन करना हमारा हक है। तो न्यायालय की टिप्पणी के बाद, न्यायालय के आदेश के बाद भी अगर शासन निर्गत कर दे रहा है तो यहाँ पर नियुक्तियों को कर दिया जा रहा है और इस तरीके से पूरी नियम विरुद्ध नियुक्ति है। अगर बात करें चारों डॉक्टरों की, तो चारों डॉक्टरों की जो नियुक्तियां थी वो एकदम नियम विरुद्ध की गई हैं जीनत, और इसको लेकर के जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। अब इस पर जवाब जो है वो देना भी होगा और जिस तरह से न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया है। और अब किसानों पर कुदरत के कहर की बात कर लेते हैं।
कहाँ जाओ। कहाँ तक ठोको। तो बारिश ने बर्बाद कर दिया। कुदरत से कौन पार पा सकता है, उससे कौन जीत सकता है। एक बार फिर से कुदरत के आगे किसान तो बेबस हो गया है। किसानों की उम्मीदों पर बारिश और ओलावृष्टि ने पानी फेर दिया। खड़ी फसल बर्बाद होने से किसान बर्बाद हो गया। पूरा नष्ट हो गया। 3-3 4-4 बच्चे, सब क्या खिलाए ये बताइए, कुछ भी नहीं मिला अभी। ये दर्द झांसी के किसान का है, लेकिन प्रदेश में किसानों के दर्द की दास्तां का अंदाजा खड़ी फसलों के बर्बाद होने से लगाया जा सकता है। किसानों ने लहलहाती फसलों से उम्मीदों का संसार बनाया था, लेकिन सपनों के संसार में ओले पड़ गए और खड़ी फसल बर्बाद हो गई। कल की तारीख में बहुत ज्यादा तूफान, पानी की वर्षा, साथ में ओले भी बरसे हैं। छोटे छोटे बच्चे मरने लायक हो गए। सब 2-2 फसलें नष्ट हो गई। 2 फसलें मतलब 2 उड़द भी, मूंगफली भी, गेहूं पिसी, पूरा नष्ट हो गया। 3-3 4-4 बच्चे, सब क्या खिलाए ये बताइए, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। कुदरत के आगे सब बेबस नजर आते हैं। बुंदेलखंड तो अक्सर कुदरत का शिकार हो जाता है और ऐसा दर्द किसानों का हर बार सामने आता है। कभी बारिश, ओलावृष्टि की मार पड़ती है तो कभी पानी की कमी मार डालती है। अरे कहाँ मिलता है साहब, जो है उड़दा मूंग के बहुत से समय तक अभी तक नहीं मिल पाई। सरकार की ऐसी ढील है, कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग मजबूर किसान हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, सरकार कहाँ देती है। सिर्फ ऐसी तस्वीर बुंदेलखंड की नहीं है, बल्कि बारिश और ओलावृष्टि प्रदेश के कई इलाकों में हुई है। शाहजहांपुर में भी किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की खड़ी फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों की जिंदगी में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रदेश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई, लेकिन अब तक नुकसान के अनुमान का डाटा सामने नहीं आया। सरकार ने नुकसान का आकलन करने के निर्देश तो दे दिए, फिर किसानों का जो दर्द सामने आ रहा है वो भारी नुकसान की तरफ इशारा कर रहा है। मौसम का मिजाज बदलने लगा था, पारा गर्मी का एहसास कराने लगा था और लहलहाती फसलों को देखकर किसानों के चेहरे खिले हुए थे। लेकिन बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिससे फर्रुखाबाद के किसानों के चेहरे फिर से मुरझा गए हैं। साहब करीबन 3 बीघे की तो जाने में ही है, बिल्कुल खराब है। हाँ बिल्कुल बिजली। सिर्फ इस बारिश ने एक फसल को बर्बाद नहीं किया, बल्कि दलहन से लेकर तिलहन तक और गेहूं से लेकर सब्जी की खड़ी फसल तक बर्बाद हो गई। ओलों की चोट ऐसी थी कि गुलाब और गेंदे के फूल भी मुरझाने लगे हैं। कान्हा की नगरी में लठमार होली अपने शबाब पर थी, लेकिन इस बीच मौसम ने रंग बदला और फिर रात भर झमाझम बारिश हुई, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में किसानों को ज्यादा नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन डालीबाग, गोमती नगर, हजरतगंज और लोहिया पथ पर जमकर ओले गिरे, जिसके बाद एक बार फिर लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हरदोई में बेमौसम की बारिश लोगों के लिए काल बनकर आई है। यहाँ पर आपको बता दें कि सिकंदरपुर गांव में भारी बारिश और तेज आंधी में एक दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम है। और अब आपको दिखाते हैं दुनिया भर में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ खबरें। कोरोना बहुत खतरनाक है, अब तक का सबसे डेंजरस वायरस है। ये सवाल उठ रहे हैं, यह महज कुछ दिनों तक ये परेशान करेगा। इस सवाल का जवाब हर कोई तलाश रहा है। आज उसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कोरोना वायरस को लेकर देश के बाकी हिस्सों के साथ यूपी में क्या हो रहा है।
ये रंग है होली का, लेकिन क्या इस बार होली का ऐसा रंग चढ़ेगा? कहीं कहर ना बन जाए कोरोना वायरस ने होली के रंग में भंग डाल दिया है। नतीजा, न सिर्फ कारोबार पर असर पड़ा है, बल्कि रंग भरी पिचकारी पर भी इस बार वायरस का खौफ है। जिस कोरोना को अब तक चीन और बाकी देशों का संकट माना जा रहा था, वो हिंदुस्तान में घुस गया है। 30 से ज्यादा लोगों के शरीर में दाखिल होकर उन्हें अपना शिकार बना चुका है। एयरपोर्ट में यात्रियों की स्क्रीनिंग, अस्पतालों में मरीज, संसद में मास्क पहने सांसद ही नहीं, बॉलीवुड भी डर गया है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 30 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इस वायरस को लेकर अब बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी सतर्क हो चुके हैं। जहां कई सितारों ने अपनी फिल्मों की शूटिंग को रीशेड्यूल करने का फैसला किया है, वहीं कई फिल्मों के प्रमोशन रद्द कर दिए गए। वायरस के खतरे से कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी से इसे बचा जा सकता है। और इसी वजह से आगरा में ताजमहल में लोगों की एंट्री बैन करने की मांग उठी। दयालबाग सत्संग पर भी बड़ा फैसला हुआ है। तो ये कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि डरने की नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है, पैनिक होने की नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक